हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जो मैंने ये साड़ी वेयर की है, जो ये साड़ी मैंने पहनी है वो मीशो की साड़ी है और ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। ये आपको नेवी ब्लू कलर में मिलेगी और ये कंप्लीट जो है वो जॉर्जेट की साड़ी है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो फ्लावर्स हैं वो इस तरह से, क्या बोलते हैं, वो कढ़ाई किया हुआ जो फ्लावर्स होते हैं ना, उस तरह के। और ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, बहुत ही सुंदर है। और इसका प्राइस आप लोगों को पता होना चाहिए, 465 इसका प्राइस है। और ये मुझे प्रमोशन के लिए आई थी, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया कि साड़ी बहुत ही खूबसूरत है और लाइट वेट साड़ी है। मैं आपको इसको बैक कैमरा से भी दिखा दूंगी जब इस साड़ी को मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये साड़ी कितनी खूबसूरत साड़ी है, आप देख सकते हैं। ये साड़ी बहुत ही सुंदर है। लेकिन मेरा आज का टॉपिक साड़ी नहीं है, मेरा आज का टॉपिक है कंप्लीट शादी के बारे में। लोग शादी को लेके, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी वो चीज़ें होती हैं कि स्टार्टिंग में जब हम किसी से मतलब किसी चीज़ में बन जाते हैं, या फिर जब हमें किसी के लाइफ में एंट्री हम लेते हैं, मेरी लाइफ में भी, हम लोग की लाइफ में भी बहुत सारे लोग एंट्री लेते हैं, हम भी लेते हैं। तो शादी के बाद जो रियलिटी होती है वो क्या होती है, क्योंकि जेन्युइन चीज़ें हैं कि हम लोग को पता है कि शादी को लेके बहुत लोगों के मन में बहुत सारी, ये स्टार्टिंग से ही बहुत उम्मीदें होती हैं, बहुत सपने होते हैं कि शादी के बाद ऐसे, शादी के बाद ऐसे। लेकिन मैं इस जनरेशन की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जनरेशन शादी को कुछ खास प्रेफरेंस नहीं देता है, कुछ खास पसंद नहीं करता है शादी को। लेकिन जो हम लोग के टाइम के जनरेशन वाले लोग थे, अभी मैंने बहुत सारा रिसेंट वीडियोस आप फेसबुक पे देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो। तो वहाँ पे जनरली बहुत लोगों की शादियों को मैंने टूटते हुए देखा है, जो कि 30 साल की शादी, 25 साल की शादी, 20 साल की शादी, ये भी अब सुनिएगा तो ये टूटने वाली कगार पे शादियाँ हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो रीज़न क्या होता है कि एडजस्टमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एडजस्टमेंट, हम लोग एडजस्टमेंट करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। जो हम लोग के जनरेशन के लोग थे वो तो शायद एडजस्ट कर लिए, क्योंकि देखिए शादी जब स्टार्टिंग में है तो आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, ठीक है। और आप लोग को एक रोमांस हुआ, फिर नए कपड़े, नई ज्वेलरी, नए चीज़ें, तो आदमी एक्साइटमेंट में वो चीज़ों को ये प्रेफर नहीं करता है। उन्हें लगता है कि शादी बहुत एक अच्छा चीज़ है। स्टार्टिंग में तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम टू टाइम मतलब बीतना शुरू होता है, तब जब घर की जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, जब आर्थिक रूप जो होता है, मतलब इकोनॉमिकल फैक्टर जो होता है, वो ज़्यादा मुझे लगता है कि वैरी करता है आपके शादीशुदा लाइफ में। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, फिर इन लॉज का जो मतलब जो ससुराल वाले हैं वो अगर अच्छे हैं, ठीक है, तो आपकी शादी को कहीं ना कहीं वो एक मैनेजेबल रूप मिल जाता है। लेकिन अगर वही डिस्ट्रक्टिव पॉइंट हो जाते हैं तो फिर आपको मुश्किल होना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि आपके हस्बैंड या फिर आप दोनों के बैकग्राउंड बिल्कुल अलग होते हैं। आप कहीं और से आई हुई होती हैं, आपके हस्बैंड कहीं और से आए हुए होते हैं, लेकिन यही दो लोग जो होते हैं वो आपस में एडजस्टमेंट करते हैं, साथ में रहते हैं। अगर जो साथ में रह गए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लिए, तब ये कंप्लीट जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन जैसे ही अगर इन लोगों के बीच में तनाव शुरू होता है, तो इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा पता है कौन उठाते हैं? आपके अगल बगल के लोग नहीं उठाएंगे, या आपके दूर के रिश्तेदार नहीं उठाएंगे। जो आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। और जहाँ तक मैंने अब तक की ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग देखा है, बहुत सारे घर की कहानी जनरली एक ही होती है। हस्बैंड को चाहिए कि हमेशा वो अपनी वाइफ की सही चीज़ों को प्रेफर करे, ठीक है। अगर वाइफ गलत जहाँ पे भी है, ठीक है, आप उसको प्यार से समझाइए, क्योंकि जब वो शादी करके आपके घर आ चुकी है तो वो कम्प्लीटली आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि अगर आप उसको जैसे इन्वायरमेंट में ढाल दो, एक लेडी क्या करती है, वो पूरा कंप्लीट ढल जाती है, सारी चीज़ों को भूल के वो आपके साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी होती है ना। तो आपका क्या बनता है फर्ज कि आप उसके इस एफर्ट का ख्याल रखिए, वो कितना आपके लिए एफर्ट डाली है। तो जहाँ वो जेन्यून है, वो, मैं सारी चीज़ों को नहीं बोल रही हूँ, मतलब जहाँ पे वो सही है वहाँ पे उनका साथ दीजिए। अगर उनसे कुछ गलत हो रहा है तो आप उन्हें समझाइए, क्योंकि वो दूसरे बैकग्राउंड से आई हैं। आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है वो एक अलग मैटर यहाँ पे करता है। तो एक फर्स्ट ये भी होता है कि आदमी की शादियाँ जो होती है वो आजकल तो सब जगह जहाँ भी देखो, कहीं भी शादी टिकती हुई दिखती ही नहीं है। सारा मतलब एक 30 साल की शादी, 25 साल की शादी, जिससे आप उम्मीद लगा भी नहीं सकते हो, वो भी शादियाँ आप टूटने के कगार पे हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए,
जैसे हम लोग का एक एज होता है, स्टार्टिंग में तो आपका बहुत अच्छा रहा, फिर घर की जिम्मेवारियां बढ़ी, तो दोनों जो होते हैं हस्बैंड वाइफ वो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब कहा जाता है ना कि अगर गाड़ी है तो वो दो चक्के जो होते हैं, मतलब चार चक्के वाली गाड़ी की बात मैं यहाँ अपनी कर रही हूँ सिंपल के एग्जाम्पल के तौर पर, तो दोनों एक हस्बैंड वाइफ होते हैं। दोनों को आपस में कॉम्प्रोमाइज करके, एडजस्ट करके, उनको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके, उसकी लेडीज की भावनाओं को समझ के, जेंट्स की भावनाओं को समझ के, दोनों की भावनाओं को समझते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए इन चीज़ों को लेके। क्योंकि एक हमेशा पीसता कौन? एक लड़का। आप हमेशा देखिएगा, अगर वो बीवी की बात माने तो सास को प्रॉब्लम, सास की बात माने तो बीवी को प्रॉब्लम। तो एक लेडी, जहाँ तक सहन शक्ति की सवाल है तो भगवान ने हमें बहुत ज़्यादा सहन शक्ति दिया है, तो एक एडजस्टमेंट करने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडजस्टमेंट हर एक रिलेशनशिप में ज़रूरी होता है। और हाँ, एक उम्मीद, आप उससे इतनी उम्मीद क्यों लगाते हैं? हर एक इंसान जो होता है वो स्वतंत्र है, उसकी सोच अलग है, उसकी विचारधारा अलग होती है, तो हम उससे वो उम्मीदें क्यों लगाएं जो हम चाहते हैं? आप अपने आप से वो चीज़ें करो ना, आप अपने आप में बिजी रहो। जैसे शादी बढ़ती है, फिर बच्चे हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उसमें भी परिवार में बहुत परेशानी होनी शुरू होती है। तो बच्चे का करना या बच्चे का होना वो आप दोनों की जिम्मेवारी है, तो दोनों को आपस में मिलके उसको अगर लड़की जॉब में है तो लड़कों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि करना चाहिए भी, क्योंकि वो बाहर भी काम करती है, घर में भी काम करती है, और आपका सारा काम करके जाती है। एक रील्स में या फिर ऐसे सुनने के लिए मिलता है कि अगर लड़की को चांद पे भी जाना हो तो पहले उसको रोटी बना के ही जाना होता है, क्योंकि घर का फिर खाना कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा? ठीक है, आजकल मेड कुक वगैरह बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, लेकिन लड़कियों की जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, और ये आप लोग मेरी इन बातों से एग्री करेंगे। तो रियलिटी ऑफ शादी की जहाँ तक मैं बात समझती हूँ तो मुझे यही लगता है, आपसी एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़, फिर अंडरस्टैंडिंग, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हमारे साथ हैं, हम लोग के अंदर वो चीज़ें हैं, तो हमारी शादी को कोई भी तोड़ नहीं सकता है, कोई भी। हाँ ठीक है, गुस्सा जो है वो एक गुस्सा आदमी किस पे दिखाता है? जब आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करेंगे तभी तो वो बाहर वालों को भी गुस्सा क्यों दिखाएंगे? कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन एक लिमिट तक, ऐसा नहीं कि बिना मतलब हो कोई गुस्सा आ रहा है और आप बड़ा एकदम सती सावित्री टाइप बने हुए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों का जो अगर शादी की रियलिटी को एक लंबे समय तक, लंबे टाइम तक लेके जाना है, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्ट तो आपको करना ही होगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट, दूसरा कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत करना होता है लड़कियों को। आप अपने घर कर रही हैं, आपकी ननद अपने घर कर रही होगी, आपकी भाभी आपके घर कर रही होगी, तो एक एडजस्टमेंट भी करना ही होगा, ठीक है। तीसरा क्या? अंडरस्टैंडिंग। हस्बैंड और वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे आपके रिश्ते बढ़ते जाते हैं ना, एज बाई एज, आपके हस्बैंड आपके सबसे अच्छे, मतलब एक माँ बाप की जगह भी आप हस्बैंड को दे सकते हो, क्योंकि माँ बाप एक समय पर आपसे अलग होना शुरू हो जाते हैं। जिस दिन आपकी शादी हो जाती है तो ऐसा लिखा हुआ ही है कि आप अलग हो जाओगे। उस टाइम एक हस्बैंड ही होता है जो आपको कंप्लीट समझता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप ये तीनों चीज़ों को अगर फॉलो करते हो, एडजस्टमेंट को, अंडरस्टैंडिंग को और कॉम्प्रोमाइज़ को, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में कोई दरार पड़ सकती है, किसी के घर में कोई परेशानी हो सकती है। ऐसी परेशानियां तो सब जगह होती हैं, लेकिन हम लोग को उसको डील करने आना चाहिए और सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी की अपनी एक फ्री लाइफ होती है, स्वतंत्र जर्नी होती है। तो कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि अपना काम करो, ठीक है, और मेरे पे सब कुछ छोड़ दो। कहने का मतलब क्या? हम लोग को पता नहीं कि क्या हम लोग आज क्या करेंगे, अगले सेकंड में हम लोग जिंदा रहेंगे, पता नहीं क्या होगा, कोई नहीं जानता है। लेकिन हम लोग प्लानिंग बहुत बड़ी बना लेते हैं, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, अपनी बेटी को इंजीनियर बनाएंगे, या समथिंग समथिंग बहुत सारी चीज़ों को बनाएंगे। लेकिन वही भगवान हंसते हैं कि तुम्हारी प्लानिंग से बढ़ के मेरी प्लानिंग होती है। मैं स्टार्टिंग, जैसे ही आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, नियति जो है वो स्टार्टिंग से ही आपको कंप्लीट, आपका जो जर्नी है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपका मरना जीना सब पहले से तय होता है। तो प्लानिंग, मुझे लगता है प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि सेविंग की प्लानिंग करनी चाहिए कि मैं इतना सेव करके जाऊँगा, या कुछ भगवान अगर किसी का कुछ बुरा हो जाए तो मेरी फैमिली को वो सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये इतनी लंबी प्लानिंग नहीं। तो भगवान के पास सब कुछ छोड़ दो। अगर आपको कुछ करना है भविष्य में, आगे कल भी करना है, तो बोलो भगवान तुमने जिंदगी दिया है, तुमने ही किया है, तो तुम ही इस चीज़ को जानो। क्योंकि भगवान हमेशा बोलते हैं कि सो तुमने मुझे, तुम तो खुद ही प्लानिंग में लगे हुए हो, तुम सारा कुछ तुम खुद ही कर रहे हो, फिर जब कुछ गलत होता है तुम ब्लेम मेरे पे क्यों डालते हो कि आप भगवान आपकी वजह से तूफान आ गया, आपकी वजह से मेरा ये काम बिगड़ गया। नहीं, जब कोई भी काम की शुरुआत करो तो स्टार्टिंग में अगर भगवान को आप बोलते हो कि भगवान सब कुछ मैंने आप पे छोड़ रखा है, आप ही को सब कुछ संभालना है, तो देखिए वो कैसे नहीं संभालते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इवन अगर आप बोर नहीं हो रहे हो तो
जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो लास्ट में जब द्रौपदी पूछती है कृष्ण भगवान से कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, मेरा चीरहरण जैसे मेरे पति हार के जुए में मुझे या चीरहरण ऐसा आपने क्यों होने दिया, जबकि आप तो मेरे सबसे अच्छे मित्र थे। आप जब लास्ट टाइम मैंने आपको पुकारा तब आप आया, आप पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने पतियों से पूछो कि जब वो जुआ खेलना शुरू कर रहे थे तो उन्होंने एक बार भी ये कहा कि हाँ जिस तरह शकुनी दुर्योधन के साथ चल रहा था उन लोगों ने एक बार भी मुझे याद नहीं किया कि हाँ मेरी तरफ से कान्हा चलेगा, मेरी तरफ से कृष्णा चलेगा। उन लोगों ने अपना ही दिमाग लगाया, अपना ही काम किया। तो इसमें तो जब फिर तुमने जब मुझे पुकारा तो मैं एक तुम्हारे मित्र, एक सखा के रूप में मुझे आना वहाँ ज़रूरी था, तो मैं आया हूँ। लेकिन जब भी इन लोगों ने काम शुरू किया था तो मुझे इन्होंने बिल्कुल याद नहीं किया था, इसलिए मैं जब तक मुझे बोला नहीं जाएगा मैं वो कार्य को मतलब नहीं करता हूँ। फिर जब मुझे लगता है ऐसा करना तो मैं करता हूँ। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी चीज़ें होती हैं वो सब ऊपर का लिखा हुआ होता है, किसके साथ आना है, किसके साथ जाना है, किसकी शादी किसके साथ होनी है, या फिर ज़िंदगी के हर एक फैसले सब भगवान लेते हैं। तो क्यों ना हम हर एक चीज़ भगवान पे छोड़ के आगे बढ़े, ना किसी से ईर्ष्या रखें, ना किसी से द्वेष रखें, ना किसी से जलन रखें, और ना ही ये सोचे कि हाँ उसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया। अगर ऐसा होता कि हाँ अगर मतलब घर, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ कि लोग घर बनाते हुए जूता चप्पल टांग देते हैं कि नज़र नहीं लगे, तो तब तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद भी पहन के पूरे शरीर पे जूता चप्पल लपेट लो, पंखा छलनी चलनी वगैरह सब कुछ लेके खुद ही चलो, तब तो नज़र आपको ऐसे भी नहीं लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी की नज़रें इतनी खराब नहीं होती हैं कि वो आपको इफेक्ट कर सके। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे, जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे कि मेरे साथ कोई बुरा करेगा, तब तक कोई बुरा नहीं कर सकता। हम लोग पहले बोलते कि वो उसने मेरे साथ में बुरा कर दिया, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि उसने बुरा किया है मेरे साथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, कोई भी शक्ति भगवान से बड़ी नहीं होती है, और भगवान कभी भी गलत आपके साथ तभी करता है जब आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको वो परिणाम भुगतना पड़ा। तो दोष देना बंद कीजिए लोगों को, लोगों के प्रति ईर्ष्या प्रेम द्वेष जो भी है वो सब खत्म कीजिए, क्योंकि आप बस एक जर्नी में हैं, बस एक मंच पे आप खड़े हैं। जैसे एक एक्टर और एक्ट्रेस होती हैं वैसे अपनी ज़िंदगी को जिए, क्योंकि सब कुछ ऊपर वो लिखा हुआ है। आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस शादी की रियलिटी को समझिए। आपस में जितने लोग हैं सब बहुत प्यार से रहिए, और प्लीज़ जो इतनी नफरत है, क्योंकि कब किसकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाती है वो मैंने इधर 1-2 सालों में बहुत रियलाइज़ किया है। तो मुझे ऐसा पता चला है कि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग को वीडियो मेरी कहीं से भी अच्छी लगती हो, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कंटिन्यूटी में रहूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मैं नहीं रह पाती हूँ। और ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आ रही है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कहीं से कुछ बातें अगर आपको मेरी बुरी लगती हैं तो प्लीज़ उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।